Hello everyone, my name is Satya Zanab and today I am going to explain Act 5 Scene 1 for The Merchant of Venice by William Shakespeare. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले एक्ट 4 की थोड़ी सी समरी आप अपने माइंड में रखिएगा, तभी आपको एक्ट 5 अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई एक्ट 4 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि एंटोनियो और शार्लॉक का जो केस है 3000 डकेट्स का, वो कोर्ट में जा पहुंचा है। इस केस को सॉल्व करने के लिए पोर्शिया खुद आई है बालमांट से वेनिस, और पोर्शिया ने अपने को मेल लॉयर के कॉस्ट्यूम्स में डिस्गाइज कर रखा है, छुपा रखा है, यानी उसने रिवील नहीं किया है कि शी इज़ अ गर्ल। वो मेल लॉयर के कॉस्ट्यूम्स पहनकर यहाँ पर इस कोर्ट में पहुंची है, और इसके साथ साथ ही उसकी जो अटेंडेंट है नेरिसा, वो यहाँ पे उसकी क्लर्क बन के आई है। तो जब सबको यही लग रहा था कि अब इस केस में कुछ नहीं रह गया है, एंटोनियो को अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी, शार्लॉक 1 पाउंड फ्लैश उसके हार्ट से लेकर ही रहेगा, उस वक्त पोर्शिया केस को एकदम संभाल लेती है और पूरा सीन ही चेंज कर देती है। पोर्शिया शार्लॉक से कहती है कि बॉन्ड में ये लिखा है कि तुम उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश ले सकते हो, ये नहीं लिखा है कि तुम उसका खून बहाओगे। और 1 पाउंड फ्लैश ही लिखा है तो तुम 1 पाउंड फ्लैश से ना ज़्यादा और ना ही कम तुम ले सकते हो, और साथ ही साथ खून नहीं बहना चाहिए। शार्लॉक इस बात को सुन के घबरा जाता है। वो अब अपने पैसों की डिमांड करने लगता है कि मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए। लेकिन पोर्शिया अपनी चालाकी दिखाती है और कहती है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर एक और इल्जाम है, क्योंकि तुमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटोनियो की जान लेने की कोशिश करी है। और वेनिस में एक लॉ है, एक कानून है कि अगर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेनिस में रहने वाले किसी इंसान का खून बहाने की कोशिश करता है या उसके जान लेने की कोशिश करता है, तो उसकी आधी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी और बची आधी प्रॉपर्टी उस इंसान की तरफ चली जाएगी जिसको वो मारने की कोशिश करता है। और सिर्फ यही नहीं, जिसने मारने की कोशिश करी है उस इंसान की जान जज के हाथ में होगी। अब जज पे डिपेंड करेगा कि वो उसकी जान को बख्श दे या उसे मार दे, यानी तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया है। इसके बाद पोर्शिया एंटोनियो से राय मांगती है कि तुम्हें ये डिसीजन कैसा लगा, तुम क्या चाहते हो। तो एंटोनियो जवाब देता है कि मैं ये अपील करता हूँ जज से कि 50% अमाउंट इसकी प्रॉपर्टी का जो गवर्नमेंट को जाना है वो माफ़ कर दिया जाए, और बचा हुआ 50% जो मेरे नाम आना है इस लॉ के मुताबिक, वो अमाउंट एक ट्रस्ट में डाल दिया जाए। और शार्लॉक के मरने के बाद वो अमाउंट मैं देना चाहता हूँ इसी की बेटी जेसिका के हस्बैंड लॉरेंजो को। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि शार्लॉक क्रिश्चियन हो जाए, और इसके अलावा इसको एक डीड ऑफ गिफ्ट यानी एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा, जिसके हिसाब से इसके मरने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी इसकी बेटी जेसिका और उसके हस्बैंड लॉरेंजो की हो जाएगी। शार्लॉक को मजबूरी में आके सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। इसके बाद पोर्शिया और नेरिसा जब इस केस को जीत लेती हैं, तो बसेनियो, एंटोनियो और जज सब लोग इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बसेनियो पोर्शिया से कहता है कि 3000 डकेट जो हम लोगों को शार्लॉक को देने थे वो हम चाहते हैं कि आपको फीस के तौर पर दे दें। पोर्शिया मना करती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो तुम अपने हाथ में जो ये रिंग पहने हो वो मुझे दे दो। आपको बता दूं कि ये जो रिंग वो पहना था वो पोर्शिया ने ही बसेनियो को दी थी, और इसके साथ साथ पोर्शिया ने ये बोला था कि तुम कभी भी अपने से इस रिंग को अलग मत करना। लेकिन यहाँ पे पोर्शिया लेग पुलिंग की वजह से उसे वही रिंग मांग रही है लॉयर के बेस में। तो जब पोर्शिया बसेनियो से ये रिंग मांगती है तो पहले तो बसेनियो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, आप कुछ और मांग लीजिए, आप दुनिया की कोई भी रिंग मांग लीजिए, लेकिन मैं ये रिंग आपको नहीं दे सकता। पोर्शिया नाराज होकर चली जाती है। तब एंटोनियो बसेनियो को फोर्स करता है कि तुम अपनी ये रिंग क्यों नहीं दे देते हो, उसने मेरी जान बचाई है, कितना बड़ा हमारा केस सॉल्व किया है। तो इस बात से बसेनियो को रियलाइज होता है कि वाकई मुझे ये रिंग दे देनी चाहिए थी। तो पीछे से वो ग्रेशियानो को भेजता है कि जाओ जाके उस लॉयर को ये रिंग दे दो। जब ग्रेशियानो पोर्शिया के पास यानी लॉयर के पास जाता है ये रिंग को देने, वहीं पर नेरिसा उस ग्रेशियानो से वो रिंग मांग लेती है। यानी कुल मिला के पोर्शिया और नेरिसा दोनों लोग अपने अपने लवर से रिंग मांग लेते हैं। पोर्शिया और नेरिसा उन रिंग्स को लेने के बाद निकल जाती हैं बेलमंट के लिए, और साथ ही साथ एंटोनियो, बसेनियो और ग्रेशियानो भी चल देते हैं बेलमंट की तरफ। तो भाई एक्ट 4 सीन 1 सीन 2 में केवल इतना ही दिखाया गया है कि किस तरीके से पोर्शिया इस केस को जीत जाती है, और जीत जाने के बाद पोर्शिया और नेरिसा अपने अपने लवर्स यानी बसेनियो और ग्रेशियानो से उन रिंग्स को मांगती हैं। तो एक्ट 5 में क्या है भाई, एक्ट 5 में कहानी आगे बढ़ती है, यानी ये सारे लोग पहुंचते हैं बेलमंट। कौन कौन? बसेनियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो अलग पहुंचते हैं, और पोर्शिया और नेरिसा अलग पहुंचती हैं। पहले कौन पहुंचता है? पोर्शिया और नेरिसा पहले पहुंच जाती हैं बेलमंट, और उसके बाद ये तीनों पहुंचते हैं, लगभग आगे ही पीछे पहुंचते हैं। तो जब ये लोग बेलमंट में पहुंच जाते हैं तो ये लोग एक दूसरे को कैसे फेस करते हैं, क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्ट 5 में एक ही सीन है, और ये सीन है पोर्शिया के घर के सामने का।
तो आपको ये बात पता होगी कि पोर्शिया जब यहाँ से यानी कि बेलमांट से वेनिस गई थी केस को लड़ने के लिए लैरिसा को साथ में लेकर, तो वो अपने घर की जिम्मेदारी दे गई थी लॉरेंजो और उसकी वाइफ जेसिका को। तो सीन की शुरुआत लॉरेंजो और जेसिका ही कर रहे हैं। एक्चुअली रात का सीन है और लॉरेंजो और जेसिका इस रात की जो रोशनी होती है उसको देखकर अलग अलग लवर्स को याद कर रहे हैं। लॉरेंजो किसी और लवर की बात कर रहा है तो रिवर्ट में जेसिका किसी और लवर को याद कर रही है। तो कुल मिला के बोथ आर गेटिंग रोमांटिक इन दिस ब्यूटीफुल नाइट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो लॉरेंजो एंड जेसिका घर के बाहर कह लीजिए, आंगन कह लीजिए या प्राइवेट रोड कह लीजिए, घर के बाहर वहाँ पे बैठकर उस रात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लॉरेंजो जेसिका से कहता है कि ये रात कितनी प्यारी है, मून को देखो कितना ब्राइटली शाइन कर रहा है। मुझे तो इस रात को देखकर वो रात याद आती है व्हेन जब द स्वीट विंड डिड जेंटली किस द ट्रीज, जब धीमी धीमी हवाएं चल रही थी और वो ट्रीज को किस कर रही थी। तो हवाएं ट्रीज को किस करने का मतलब है हवाओं के चलने की वजह से पेड़ भी हिल रहे थे एंड दे डिड मेक नो नॉइज, और कोई शोर ही नहीं हो रहा था, यानी सब जगह पीसफुल माहौल था। और ऐसी ही तो रात थी ट्रॉयलिस मीथिंग्स कहते हैं इट अपियर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ही रात होगी जब ट्रॉयलिस माउंटेन मतलब होता है चढ़ना, चढ़ाई करना, जब ट्रॉयलिस ने ट्रॉयन वॉल्स पर चढ़ाई की थी। एंड साइड हिज सोल, साइड का मतलब देखने से है यहाँ पर, और हिज सोल का मतलब प्यार भरे अंदाज में, यानी बहुत ही प्यार भरे अंदाज में उस ट्रॉयन वॉल्स पे चढ़कर वो ग्रेशियन टेंट्स की तरफ देख रहा था वेयर क्रेसिडा ले दैट नाइट, जहाँ पे क्रेसिडा उस रात सो रही थी। तो जिस तरीके से हमें रोमियो एंड जूलियट के बारे में पता है, बहुत ही माने जाने लवर्स हैं, बहुत सारे प्लेज हो चुके हैं इस पर, तो उसी तरीके से ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत सारे लवर्स गुजरे हैं। तो यहाँ पे लॉरेंजो कई सारे लवर्स का एग्जाम्पल देगा। सबसे पहले जिन लवर्स का उसने एग्जाम्पल दिया है वो है ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा। सो लेट मी टेल यू, ट्रॉयलिस वाज द सन ऑफ किंग प्रियाम ऑफ ट्रॉय, और उसकी जो लवर थी वो क्रेसिडा, उसको ग्रीक कैंप भेज दिया गया था जहाँ पे उसने उसको धोखा दे दिया था। किसने धोखा दे दिया था? क्रेसिडा ने ट्रॉयलिस को धोखा दे दिया था। तो जवाब में जेसिका भी दो लवर्स की बात करती है और कहती है इन सच अ नाइट, और ऐसी तो रात थी जब थिस्बी यहाँ पे गर्ल है, लेडी है, थिस्बी ने फेयरफुली डर के ओवरटेक द ड्यू मतलब यहाँ पर है ओस से भरी हुई घास पर वो चली थी, और वहाँ पे उसने देखी थी एक लायन की परछाई, शेर की परछाई देखी थी। ईयर हिमसेल्फ रेफर्स टू हर लवर पिरामस, यानी पिरामस के आने से पहले ही उसने लायन की एक परछाई देख ली थी, और परछाई देखने के बाद एंड रैन डिसमेड अवे, डिसमेड कहते हैं डिसअपॉइंटेड, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड होके वो वहाँ से भाग गई थी, यानी कि डर के मारे लायन की शैडो को देखकर अपने लवर का वेट ना करके वो पहले ही वहाँ से चली गई। ग्रीक मिथोलॉजी में दो और लवर्स गुजरे हैं, थिस्बी एंड पिरामस। थिस्बी ने और पिरामस ने दोनों ने वादा किया था कि वो एक जंगल में मुलाकात करेंगे, लेकिन पिरामस वहाँ पहुँच नहीं पाया था, थिस्बी पहले ही पहुँच गई थी, जहाँ पर वो एक लायन को देखकर डर जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। और भागते समय उसका जो दुपट्टा कह लीजिए, जो स्कार्फ कह लीजिए, वो गिर जाता है और उस पर लायन का खून लग जाता है। जब पिरामिस वहाँ आता है तो वो उस दुपट्टे को देखता है, उस स्कार्फ को देखता है, उसे लगता है कि उसकी लवर को लायन ने खा लिया है, तो वो अपनी जान दे देता है। बाद में जब थिस्बी अपने लवर पिरामिस को मरा हुआ देखती है तो वो भी अपनी जान दे देती है। अब वापस लॉरेंजो कहता है कि ऐसी ही रात थी जब डाइडो एक विलो को लेकर, विलो एक ट्री होता है, ट्री का एक पार्ट को लेकर अपने हाथ में खड़ी हुई थी। वाइल्ड सी बैंक्स यानी कि जो नदी का किनारा था वहाँ पे वो खड़ी हुई थी। एंड वाफ्ड हर लव, वाफ्ड का मतलब होता है मूव, और वो चाहती थी कि उसका जो लव चला गया है कार्थेज में वो वापस आ जाए, यानी अपने लवर को बुलाने के लिए वो उस विलो को हाथ में लेकर खड़ी थी। कौन? डाइडो। तो डाइडो और इनियस ये भी बहुत ही फेमस लवर्स गुजरे हैं। डाइडो कार्थेज की क्वीन थी जिसको छोड़ दिया था उसके लवर इनियस ने। अब जेसिका रिवर्ट करती है कि ऐसी तो रात थी कि मीडिया ने इकट्ठा करी थी, गैदर मतलब इकट्ठा करना, एन्चेंटेड मतलब मैजिकल, जादुई हर्ब्स इकट्ठा करी थी जिससे वो रिन्यू कर पाए, फिर से यंग कर पाए बूढ़े ईजन को। तो ईजन कौन था? उनका लवर था। एक्चुअली उसको अपने हस्बैंड, उसको जो पहला उसका जो लवर था जेसन, उसके फादर से लव हो जाता है, तो अपने वो फादर इन लॉ जो कि बहुत बूढ़े थे उसको रिन्यू करने के लिए, उसको यंग करने के लिए वो जादुई हर्ब्स इकट्ठा करती है। तो जेसिका कहती है ऐसी रात थी जब उसने जादुई हर्ब्स इकट्ठा करी उसको रिन्यू करने के लिए। अब इसके बाद लॉरेंजो जेसिका का ही एग्जाम्पल देने लगता है। वो कहता है कि ऐसी तो रात थी जब जेसिका नाम की लड़की, स्टील का मतलब यहाँ पर है रन अवे, भागी थी अपने फादर, अपने
अमीर यहूदी बाप के घर से। और किसके साथ? एक अनथ्रिफ्ट लव यानी अपने खर्चीले लवर के साथ, वेनिस से बालमांट। जेसिका जवाब में कहती है हाँ, ऐसी तो रात थी जब लॉरेंजो ने डिक्लेयर किया था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसी अफेक्शन के साथ बहुत सारे वादे किए थे। यहाँ पे वाउस लिखा हुआ है, वाउस का मतलब होता है कस्में वादे। बहुत सारे कस्में वादे लिए थे, लेकिन उनमें से कोई भी निभाया नहीं, यानी कोई भी वादा उसका सच्चा नहीं रहा। तो लेट मी टेल यू हियर, जेसिका यहाँ पे कमेंट मार रही है, सीरियस नहीं है वो, लड़ाई नहीं कर रही है, लेकिन वो लेग पुलिंग कर रही है अपने हस्बैंड की। तो इसके जवाब में लॉरेंजो भी मजाक मजाक में कहता है कि हाँ, ऐसी तो रात थी जब जेसिका जैसी खूबसूरत लड़की चालाक औरतों के तरीके से, शू मतलब होता है क्लेवर लेडीज, चालाक औरतों के तरीके से उसने अपने लव को स्लैंडर मतलब होता है बुरा भला कहना, कुछ बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी उसके लवर ने उसको माफ कर दिया। यानी वो फिलहाल अभी की बात करे कि किस तरीके से तुम मुझे कमेंट मार रही हो कि मैंने तुम्हारा वादा नहीं निभाया, चलो मैं तुम्हें फिर भी माफ कर देता हूँ। इससे पहले जेसिका कुछ जवाब दे पाती लॉरेंजो की बात का, वो किसी के कदमों की आवाज़ सुनती है तो अपने हस्बैंड लॉरेंजो से कहती है कि आई वुड आउट नाइट यू। आउट नाइट का मतलब होता है ये जो रात वाला जो हम गेम खेल रहे हैं ना, ऐसी रात को ये हुआ था वो हुआ था, इस रात वाले गेम में मैं तुम्हें हरा देती अगर कोई आता ना। लेकिन हार्क, हार्क मतलब होता है लिसन, सुनो तो सही, किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ थी स्टेफेनो की। स्टेफेनो कौन है? स्टेफेनो इज अ मैसेंजर ऑफ पोशिया, जो कि यहाँ लॉरेंजो को बताने आया है कि आपकी मैडम पोशिया आने ही वाली हैं। तो कदमों की आवाज़ सुनने के बाद लॉरेंजो पूछता है कि कौन आया है, क्योंकि अंधेरा है तो उसको दिख नहीं रहा है कौन आया है। इस वजह से पूछ रहा है कि इतनी तेज़ी से इस अंधेरी बड़ी रात में कौन चलता चला रहा है। तो स्टेफेनो कहता है कि अ फ्रेंड। तो लॉरेंजो पूछता है फ्रेंड? कौन फ्रेंड? अपना नाम तो बताओ। तो स्टेफेनो कहता है कि मेरा नाम स्टेफेनो है एंड आई ब्रिंग वर्ड। वर्ड का मतलब यहाँ पर न्यूज़ से, मैसेज से। मैं एक मैसेज लेके आया हूँ कि माई मिस्ट्रेस। यहाँ पे मिस्ट्रेस क्या है? मिस्ट्रेस इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मास्टर। तो स्टेफेनो बताता है कि मेरी जो मिस्ट्रेस है पोशिया, वो यहाँ पे आने वाली है बिफोर द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब सनराइज, यानी कि सूरज निकलने से पहले पहले वो यहाँ पहुँचने वाली हैं बेलमांट में। शी डथ स्ट्रे। डथ मतलब डज एंड स्ट्रे का मतलब होता है वांडर, घूमना। बाई होली क्रॉसेस। होली क्रॉसेस जो चर्च में होली क्रॉसेस बने होते हैं जिसके चारों ओर बैठकर दुआएं मांगी जाती हैं। तो वो बता रहा है स्टेफेनो कि मेरी जो मिस्ट्रेस हैं फिलहाल क्या कर रही हैं, वो चर्च में होली क्रॉसेस के बीच नील डाउन होके, नील्स मतलब होता है घुटने के बल बैठकर दुआएं मांग रही हैं। किसके लिए? फॉर हैप्पी वेडलॉक आवर्स। वेडलॉक आवर्स मतलब मैरिड लाइफ, यानी उनकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ रहे हमेशा, वो इस चीज़ की दुआ मांग रही हैं फिलहाल बैठकर। तो लॉरेंजो रिप्लाई करता है कि कौन उनके साथ आने वाला है? स्टेफेनो कहता है कि नन, कोई नहीं, बट का मतलब यहाँ पर है सिवाय। सिवाय एक हर्मिट यानी कि एक प्रीस्ट के, एक प्रीस्ट उनके साथ आएगा और उनकी जो मेट नेरिसा है वो उनके साथ आएगी। मैं आपसे प्रे करता हूँ, यानी मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे मास्टर अभी वापस आ गए हैं? यानी ये पूछ रहा है बसेनियो को, क्या मेरे मास्टर बसेनियो लौट आए हैं? तो लॉरेंजो जवाब देता है कि नहीं, अभी तो नहीं लौटे और ना ही उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है। हार्ड फ्रॉम हिम का मतलब ये है कि ना ही हमने उनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव किया है। अब इसके बाद वो जेसिका से मुखातिब होता है लॉरेंजो और कहता है कि आई प्रे दी। देखिए, आई प्रे दी का मतलब है आई रिक्वेस्ट यू। प्रे का मतलब वैसे तो दुआ मांगना होता है, लेकिन ये लोग आई प्रे यू का यूज़ तब भी करते हैं जब एक दूसरे से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए ऊपर स्टेफेनो ने भी रिक्वेस्ट किया था, आई प्रे यू इज माई मास्टर येट रिटर्न, यानी आई रिक्वेस्ट यू, आई आस्क यू विद अ रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ पर वो जेसिका से कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू कि चलो अंदर चलते हैं। एंड सेरेमोनियसली, सेरेमोनियसली का मतलब इस सेरेमनी पर कुछ तैयारियां करते हैं मिस्ट्रेस के वेलकम की, यानी पोर्शिया के घर आने की तैयारियां करते हैं। अभी ये दोनों अंदर जाने भी नहीं पाते होते हैं कि लॉन्सेलॉट अंदर आ जाता है। लॉन्सेलॉट कौन है? लॉन्सेलॉट बसेनियो का सर्वेंट है। तो वो क्यों आया है यहाँ पे? वो भी खबर देने आया है कि हमारे जो मास्टर बसेनियो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो अंधेरा है, लॉन्सेलॉट को नहीं दिख रहा है कि भाई लॉरेंजो कहाँ है, तो वो ढूंढते ढूंढते आ रहा है और वो आवाज़ें निकाल रहा है उल्टी सीधी सी, आप देख सकते हो। तो लॉरेंजो कहता है कि कौन मुझे बुला रहा है? लॉन्सेलॉट कहता है, अगेन आवाज़ निकालता है, कहता है कि क्या आपने मेरे मास्टर लॉरेंजो को देखा? यानी लॉरेंजो से ही लॉरेंजो के बारे में पूछ रहा है। लॉरेंजो लॉन्सेलॉट की इस आवाज़ निकालने पे खिसिया जाता है और कहता है लीव होलिंग, यानी कि जो आवाज़ें निकालना बंद करो पहले तो, और लॉरेंजो यहाँ है, ठीक है। वो ये नहीं कहता है कि मैं हूँ लॉरेंजो, यहाँ हूँ मैं। वो लॉन्सेलॉट से कहता है कि लॉरेंजो यहाँ है। तो लॉन्सेलॉट कहता है कहाँ? फिर लॉरेंजो बताता है कि यहाँ। लॉन्सेलॉट कहता है कि ठीक है, जहाँ भी हो लॉरेंजो, टेल हिम, उसे बता दो। यानी लॉरेंजो से ही कह रहा है कि लॉरेंजो से बता दो, टेल हिम, उसे बता दो, देयर इज अ पोस्ट। पोस्ट का मतलब है मैसेज, एक मैसेज लेके मैं यहाँ आया हूँ अपने मास्टर से।
विद दिस हॉर्न फुल ऑफ गुड न्यूज़, विद दिस हॉर्न का मतलब यहाँ पर है बजट से, विद अ बजट फुल ऑफ गुड न्यूज़, यानी पूरी तरीके से अच्छी न्यूज़ मैं लेके आ रहा हूँ। माई मास्टर विल बी हियर ईयर मॉर्निंग, ईयर मतलब होता है बिफोर, पीछे भी ईयर आया था, ईयर का मतलब होता है बिफोर, मेरे मास्टर सुबह होने से पहले पहले यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब लॉरेंजो जेसिका से कहता है कि स्वीट सोल जेसिका लेट्स इन, चलो अंदर चलते हैं, एंड देयर एक्सपेक्ट मतलब यहाँ पर है वेट, और अंदर चल के उनके आने का इंतजार करते हैं। यहाँ पे देयर सबके लिए रेफर किया गया है, यानी कि उन सब के आने का इंतजार करते हैं। और एकदम से अंदर जाते जाते लॉरेंजो रुक जाता है और कहता है गेट नो मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अंदर जाने का, वाई शुड वी गो इन, हमें अंदर क्यों जाना चाहिए। वो स्टेफेनो को ऑर्डर देता है, कहता है माई फ्रेंड स्टेफेनो सिग्निफाई, अनाउंस करो जाकर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ विद इन द हाउस, घर में जाओ और ये बोलो, ये अनाउंस करो कि योर मिस्ट्रेस इज एट हैंड। एट हैंड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है नियर, ओके, अराइविंग शॉर्टली, कि तुम्हारी मिस्ट्रेस यानी तुम सब की जो मिस्ट्रेस पोर्शिया हैं वो आने ही वाली हैं। एंड ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ इनटू द एयर, और तैयारियां करो म्यूजिक बजाने की। तो म्यूज़िक बजाना एक तरीका होता था जब कभी मास्टर या मिस्ट्रेस एंट्री लेते थे या कोई बड़ा इंसान एंट्री लेता था तो उसके लिए म्यूज़िक बजाया जाता था। तो वो ऑर्डर कर रहा है स्टीफेनो को कि जाके अंदर बोलो कि म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करें। स्टीफेनो अंदर चला जाता है इस ऑर्डर को लेकर। तो उसके बाद लॉरेंजो फिर वापस जेसिका से मुखातिब होता है और कहता है हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। वापस से लॉरेंजो मून लाइट की तारीफ करने में लग जाता है, कहता है कि चांद की रोशनी जो इस बैंक यानी इस किनारे पे जहाँ पे हम खड़े हैं, कितनी अच्छे से चांद की रोशनी इस पर बिखर रही है, यानी कितनी खूबसूरत लग रही है चांद की रोशनी। क्योंकि लॉरेंजो ने ऑर्डर दे दिया है कि म्यूजिक को प्ले करवा दिया जाए, तो वो जेसिका से कहता है हियर विल बी सीट, यानी यहीं पर इसी बैंक पर यानी इसी किनारे हम लोग बैठेंगे और हमारे कानों में म्यूजिक की आवाज़ें आएंगी, यानी कि इस प्यारी सी मून लाइट में हम म्यूजिक का भी मज़ा लेंगे। फिर आगे वो कहता है कि सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम द टचेस ऑफ स्वीट हार्मनी। सॉफ्ट स्टिलनेस का मतलब यहाँ पर है पीस, शांति, कामनेस, और स्वीट हार्मनी का मतलब है म्यूजिक। तो लॉरेंजो थोड़ा शायर मिजाज का है, वो कह रहा है कि यहाँ की जो पीसफुल साइलेंस है और जो नाइट की क्वाइटनेस है और साथ में जो म्यूजिक है, इन सब की एक साथ सेटिंग कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद वो स्काई की तरफ देखता है और कहता है देखो तो ज़रा हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन, फ्लोर ऑफ हेवन किसको बोला गया है, आसमान को, स्काई को, हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिक इनलेट का मतलब क्या हो गया, डेकोरेटेड, और पैटीन्स का मतलब हो गया प्लेट्स। तो जो पैटीन्स ऑफ ब्राइट गोल्ड बोला गया है वो स्टार्स को बोला गया है। तो लॉरेंजो कह रहा है कि देखो तो ये जो आसमान है हमारे ऊपर कितना गॉर्जियस फ्लोर लग रहा है, जो कि सजा हुआ है ब्राइट गोल्ड की प्लेट से, यानी कि सितारों से। देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑब का मतलब होता है स्टार, यानी एक छोटा सा तारा भी ऐसा नहीं है। विच दाउ बिहोल्ड्स, दाउ मीन्स यू, बिहोल्ड्स मतलब सी, जिसे तुम देखो। बट इन हिज मोशन लाइक एन एंजल सिंग्स, दिस इज एंजल नॉट एंगल, ANGEL। तो फिर से लॉरेंजो शायद दिमाग वाली बातें कर रहा है, कह रहा है कि एक छोटा सा भी स्टार ऐसा नहीं होगा इन सारे तारों में जिसको तुम अभी देख रहे हो जो म्यूज़िक ना प्रोड्यूस करता हो। और कैसे म्यूज़िक, जैसे कि एक एंजल गाना गाता है, यानी एक एंजल के सॉन्ग की तरीके से ही ये सारे स्टार्स गाना गाते हैं। बट इन इस मोशन का मतलब है व्हेन दे ट्रैवल थ्रू द स्काई, दैट मीन्स जब वो चलते हैं अपनी मोशन में, जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि दे आर सिंगिंग स्टिल क्वायरिंग टू द यंग आइड चेरुबिन्स। स्टिल का मतलब यहाँ पर है अभी भी, और क्वायरिंग लिया गया है क्वायरिंग यानी गाना गाने से, और चेरुबिन्स का मतलब होता है एंजल्स, और यंग आइड का मतलब होता है ब्राइट आइड। लॉरेंजो इमेजिन कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो अभी भी ब्राइट आइड एंजल्स गाना गा रहे हों। सच हार्मनी इज इन इमॉर्टल सोल्स, बिल्कुल ऐसे ही धुन यानी बिल्कुल ऐसे ही हार्मनी हम ह्यूमन सोल्स में भी होती है। बट वाइल्स दिस मडी वेस्चर ऑफ डिके डथ ग्रॉसली क्लोजस इन, वी कैन नॉट हियर इट। वाइल्ड्स का मतलब है वाइल्ड जबकि, और मडी का मतलब है मिट्टी का, और वेस्चर का मतलब होता है कोर्स, घटिया, ठीक है, एंड ग्रॉसली का मतलब है वेरी, और डीके का मतलब है पेरिशेबल, सड़ जाने वाला। लॉरेंजो ने अभी बोला था कि
कुछ ऐसे ही हार्मनी, कुछ ऐसी धुन जो मैं अभी स्टार्स में बता रहा हूँ, हम ह्यूमन सोल्स में भी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारी ये जो वेस्चर का मतलब है कोर्स, घटिया सी जो बॉडी है हमारी, जो मिट्टी की बनी हुई है और डीके हो जाने वाली है, बर्बाद हो जाने वाली है, इसके अंदर पेरिशेबल फ्लैश कंटेन है हमारी इस बॉडी में। डथ ग्रॉसली क्लोजेस इनका मतलब है कंप्लीटली वी आर एनवेलप्ड विद द पेरिशेबल फ्लैश। ओके, इसी वजह से हमें वो धुन सुनाई नहीं पड़ती है। इसके बाद म्यूजिशियंस अंदर आते हैं और वो गाना गाते हैं, और गाना कुछ इस तरीके के गा रहे थे, वो कम हो एंड वेक डियाना विद द हिम। हिम का मतलब है सॉन्ग और डियाना इज द गॉडेस ऑफ मून। तो म्यूजिशियंस कुछ इस तरीके का गाना गा रहे हैं कि आओ और एक ऐसा गाना गाओ जिससे डियाना भी जाग जाए, यानी गॉडेस ऑफ मून को भी जगा देते हैं अपने गाने की धुन से। विद द स्वीट टचेस पियर्स योर मिस्ट्रेस ईयर। टचेस का मतलब यहाँ पर है टोन्स, जो गाने की टोन्स बज रही हैं। सो म्यूजिशियंस आर प्लेइंग सच अ सॉन्ग कि लेट द टोन्स दैट यू आर प्लेइंग वो जाके मिस्ट्रेस पोर्शिया के कानों में पड़े, और यही टोन्स ड्रॉ हर होम विद द म्यूजिक। हर रेफर्स टू पोर्शिया, और ये टोन उनको गाइड करे घर तक लाने के लिए। सो दिस वॉज द सॉन्ग ऑफ म्यूजिशियंस। जेसिका इस सॉन्ग को सुनने के बाद बोलती है आई एम नेवर मैरी। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, यानी जब मैं स्वीट म्यूजिक सुनती हूँ तो मुझे हंसने का दिल नहीं होता। लोरेंजो जवाब देता है कि द रीजन इज योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव। लोरेंजो जेसिका के इस बात को जस्टिफाई करता है, कहता है कि इसका रीज़न ये है कि योर स्पिरिट्स का मतलब यहाँ पर है सेंसेस, तुम्हारे सेंसेस ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, यानी बहुत ध्यान से तुम म्यूज़िक सुनती हो, इसलिए तुम हंस नहीं पाती हो। और आगे लोरेंजो एग्जाम्पल देता है, कहता है फॉर डू बट नोट अ वाइल्ड एंड वॉन्टन हर्ड और रेस ऑफ यूथफुल एंड अनहैंडल्ड कोल्ड्स। वॉन्टन कहते हैं प्लेफुल, मिस्चीवियस, शैतानी से भरे हुए, यानी काबू में ना आने वाले, और वाइल्ड मतलब जंगली, और हर्ड कहते हैं जानवरों के झुंड को। कौन से जानवर? हु ग्रेज, ओके, जो घास खाते हैं, हॉर्स, काउस, बफेलोज एट्सेट्रा। और यहाँ पे रेस का मतलब वो दौड़ से नहीं है, रेस का मतलब है ब्रीड। जैसे अलग अलग रेसेस होती हैं डॉग्स की, ओके, हॉर्सेस की, तो रेस का मतलब यहाँ पर है ब्रीड। और कॉल्ड्स कहते हैं मेल हॉर्सेस को। Fetching made bounds, bellowing and neighing loud. Fetching made bounds का मतलब है making bounds. Bounds का मतलब होता है जंप, उछल कूद करना। अब bellowing and neighing, वो जो आवाज़ें निकालते हैं ना घोड़े, हिनहिनाते हैं, उसे कहते हैं bellowing and neighing। तो लॉरेंजो कहना चाह रहा है इन लाइंस के जरिए, तुमने नोटिस किया होगा कि एक वाइल्ड और प्लेफुल जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, यानी एक ब्रीड होती है यूथफुल और अनहैंडल्ड मेल हॉर्सेस की, वो लोग क्या करते रहते हैं? वो लोग उछल कूद किया करते हैं और हिनहिनाते रहते हैं, आवाज़ें निकालते रहते हैं, विच इज़ द हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड। और उनका ये जो नेचर है, यानी कि उछल कूद करना, आवाज़ें निकालना, ये उनका हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड, ये उनके ब्लड में है, यानी कि ये उनके नेचर में बसा हुआ है। इफ़ दे बट हियर पर चांस अ ट्रम्पेट साउंड और एनी एयर ऑफ म्यूजिक टच देयर ईयर्स। लेकिन अगर बाई चांस, पर चांस मतलब बाई चांस, ट्रम्पेट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाया जाता है, अगर वो ट्रम्पेट की साउंड सुन लें या फिर कोई भी म्यूजिक उनके कानों तक पहुँचे, यू शैल परसीव देम मेक अ म्यूचुअल स्टैंड। परसीव मतलब नोटिस, म्यूचुअल स्टैंड मतलब चुपचाप खड़े हो जाना। तुम नोटिस करोगे कि म्यूजिक सुनने के बाद वो सारे जानवर जो उछल कूद कर रहे थे वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। Their savage eyes turned to a modest gaze. सैवेज मतलब होता है जंगली, उनकी जो जंगली आंखें थीं वो अब म्यूजिक सुनने के बाद बदल गईं। किसमें? मॉडेस्ट गेज। गेज मतलब एक तरीके से टकटकी लगा के जब हम देखते हैं उसे कहते हैं गेज, यानी उनकी जो नज़रें हैं वो हम्बल हो गई हैं, उनकी आंखों में पोलाइटनेस दिख रही है अब म्यूजिक सुनने के बाद। और ऐसा कब हुआ? बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक। ये सब हुआ स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक की वजह से। Therefore the poet did feign that Orpheus drew trees, stones and floods. तो अभी तक तो लॉरेंजो मूनलाइट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा था, अब वो म्यूज़िक पर आ गया। अभी उसने बोला कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जिससे जंगली जानवर भी एकदम शांत से खड़े हो जाते हैं और उनकी जो नज़रें हैं, सैवेज आइज़ हैं, वो भी बदल जाती हैं, हम्बल हो जाती हैं, पोलाइट हो जाती हैं। और यही नहीं, एक पोएट जिसका नाम था ओविड, यहाँ पर दिया नहीं गया नाम,
पोएट ओविड ने ये इमेजिन किया था, फेन का मतलब होता है इमेजिन, उन्होंने इमेजिन किया था कि एक म्यूजिशियन जिसका नाम ऑर्फियस था वो अपने म्यूजिक से ट्रीज, स्टोन्स और फ्लड्स को अपनी तरफ खींचता था, यानी कि उसके इस म्यूजिक के इफेक्ट से ये सारी चीज़ें उस तक खींची चली जाती थी. Since not so stockish, hard and full of rage, but music for the time doth change this nature. लोरेंजो अब कह रहा है कि सिंस मतलब बिकॉज, नॉट मीन्स नथिंग, स्टॉकिश मतलब फीलिंगलेस, यानी कोई भी चीज़ इतनी फीलिंगलेस नहीं है, ना ही वो हार्ड है, और फुल ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्से से भरी हुई है, यानी नथिंग इज फियर्स, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है. बट म्यूज़िक फॉर द टाइम डथ चेंज इस नेचर, कि जिसके नेचर को म्यूज़िक ना चेंज कर दे, यानी यहाँ तक स्टोन्स और फ्लड्स और ट्रीज़ जो कि एक जगह खड़े रहने वाली चीज़ हैं, और फ्लड्स ऐसे ही नहीं आती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी म्यूज़िक के ज़रिए बुलाई जा सकती हैं, यानी कि कोई भी चीज़ इतनी स्टॉकिश नहीं हो सकती, इतनी अनफीलिंग नहीं हो सकती कि उसको म्यूज़िक से कुछ टाइम के लिए चेंज ना किया जा सके. अब आगे लोरेंजो दूसरे तरीके से म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहा है, कह रहा है द मैन, वो इंसान दैट हैथ मीन्स हैज़ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, यानी वो इंसान हु हैज़ नो लव फॉर म्यूजिक, जिसको म्यूजिक से ज़रा भी प्यार नहीं है, नॉर इज नॉट मूव्ड विद कॉन्कॉर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स, और वो इंसान जिसको मूव नहीं किया जा सकता स्वीट साउंड्स की हेल्प से, यानी म्यूजिक सुनने के बाद जिस पर असर नहीं पड़ता है, इज फिट फॉर ट्रीजन्स, स्ट्रैटेजम्स एंड स्पॉइल्स. ट्रीजन्स कहते हैं बिट्रेयल फॉर ट्रस्ट, विश्वासघात या गद्दारी, और स्ट्रैटेजम्स कहते हैं प्लॉट, दूसरों को फंसाने के लिए प्लॉट्स बनाना, और स्पॉइल्स कहते हैं डिसऑनेस्टी को. तो लोरेंजो के हिसाब से ऐसा इंसान जिसके अंदर म्यूज़िक के लिए लव नहीं है और ना ही उसको इफेक्ट पड़ता है म्यूज़िक से, वो फिट है, सुटेबल है इन तीनों चीज़ों के लिए, यानी विश्वासघात के लिए, प्लॉट्स के लिए और डिसऑनेस्टी के लिए. यानी कि द मैन हु डज नॉट लव म्यूजिक, ही इज केपेबल ऑफ ट्रेचरी, इंट्रीग एंड डिसऑनेस्टी. द मोशंस ऑफ हिज स्पिरिट आर डल एज नाइट. मोशन ऑफ स्पिरिट का मतलब है थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी उस इंसान की जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो वैसे ही डल मतलब वैसे ही ब्लैक है जैसे रात होती है. एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज एरेबस. एरेबस गॉड ऑफ डार्कनेस है, या फिर हेल को भी बोला जाता है एरेबस, यानी कि वो इंसान जिसको म्यूज़िक से प्यार नहीं है वो इन तीनों चीज़ों के लिए फिट है, और उसके जो थॉट्स और फीलिंग्स है ना वो नाइट की तरीके से बिल्कुल ब्लैक है, और उसके जो अफेक्शंस हैं, अफेक्शंस का मतलब यहाँ पर है लाइक्स, इंक्लाइनेशंस, यानी कि ऐसे शख्स के जो लाइक्स हैं, यानी वो वही चीज़ें पसंद करता होगा जो एरेबस. लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड. लास्ट में लोरेंजो कह रहा है कि ऐसे शख्स को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो जैसे कैसे कहता है मार्क द म्यूजिक, म्यूजिक सुनो. इसके बाद एंट्री होती है पोर्शिया और नेरिसा की. अब आगे क्या होता है, आई विल कवर दिस explanation in my next part. That's all for today. Thank you for watching.